नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। दुनिया भर की महत्वपूर्ण खबरों पर पहले डालते हैं एक नजर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के भारत दौरे पर गुरुवार यानी 4 दिसंबर को दिल्ली पहुंच रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान पुतिन के भारत दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। इसके पीछे एक और बड़ी वजह भारत और रूस के बीच होने वाली डिफेंस डील भी है, जिसमें रूस भारत को न सिर्फ हथियार दे रहा है बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। वहीं व्लादिमीर पुतिन के दौरे से ठीक पहले भारत में जर्मनी और फ्रांस के राजदूत और ब्रिटेन की उच्चायुक्त के एक साझे लेख को लेकर विवाद हो रहा है। 1 दिसंबर को भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन, फ्रांस के राजदूत थीरी माथोउ और ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था, जिसका शीर्षक था, दुनिया चाहती है कि यूक्रेन युद्ध का अंत हो, लेकिन रूस शांति को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा है। इस आर्टिकल की शुरुआत में लिखा गया है कि पिछले 3 वर्षों से भी ज्यादा समय से यूक्रेन के लोगों ने अपने देश की रक्षा साहस और दृढ़ संकल्प के साथ की है। लेख में कहा गया है कि रूस अपनी सेना वापस बुलाकर और अपने अवैध आक्रमण को समाप्त करके या कम से कम युद्ध विराम पर सहमत होकर वार्ताओं में शामिल हो, तभी दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्त हो सकता है। इस पूरे लेख में यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया गया है। उधर पाकिस्तान में कई स्तर पर राजनीतिक संकट दिखाई पड़ रहे हैं। इधर इमरान खान को लेकर देश में सरकार के खिलाफ आक्रोश है, तो वहीं आसिम मुनीर के नए रक्षा प्रमुख बनाने के आधिकारिक ऐलान पर पेंच फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि इसे लेकर सरकार के भीतर ही गतिरोध है, इसलिए 5 दिन बीत जाने के बाद भी मुनीर को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी इसके खिलाफ बताए जा रहे हैं। इसी बीच मुनीर के करीबी माने जाने वाले एक बड़े अधिकारी ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री कार्यालय से इस्तीफा दे दिया है। 29 नवंबर को आसिम मुनीर का सेनाध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो गया। इसके बाद मुनीर को रक्षा प्रमुख बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी होना था, जिसके बारे में पाकिस्तान की संसद में संविधान संशोधन किया गया था। लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान से निकल गए। स्थानीय मीडिया में कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ मुनीर को लेकर नवाज शरीफ से सलाह लेने गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में रह रहे हैं। सेना के साथ किसी भी डील में आखिरी सहमति नवाज की ही ली जाती है। पाकिस्तान में आगे क्या होगा, यह शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद वापसी के बाद ही तय होगा। वहीं ईरान में मशहूर फिल्म निर्माता जफर पनाही को उनकी गैर मौजूदगी में 1 साल की सजा दी गई है। ईरान की रिवोल्यूशनरी कोर्ट ने कथित दुष्प्रचार गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में यह सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 2 साल तक यात्रा न करने का प्रतिबंध भी लगाया है। साथ ही उन पर किसी भी तरह के राजनीतिक या सामाजिक समूहों के साथ जुड़ने या काम करने पर भी रोक लगा दी गई है। जफर फिलहाल ईरान में नहीं है। जिस दिन उन्हें सजा सुनाई गई, उसी दिन वो न्यूयॉर्क के गौथम अवार्ड्स कार्यक्रम में मौजूद थे। यहां उन्हें उनकी फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक समेत 3 पुरस्कार दिए गए। यह पहला मौका नहीं है जबकि जफर को ईरान में सजा सुनाई गई हो। वो लंबे समय तक ईरान में सेंसरशिप का शिकार होते आए हैं। विपक्षी ग्रीन मूवमेंट प्रोटेस्ट का समर्थन करने के कारण साल 2010 में ईरान ने उन पर 20 साल तक बैन लगा दिया था कि वो कोई फिल्म नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा उनकी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर भी रोक लगा दी गई थी। इन प्रतिबंधों के बावजूद जफर ने फिल्म बनाने और अपनी अभिव्यक्ति को दुनिया के आगे पहुंचाने के नए तरीके खोजे। घर के अपने कमरे को फिल्म का सेट बनाना हो या फिर कार को चलता फिरता स्टूडियो, जफर ने अपनी फिल्में शूट की, एडिट की और उन्हें ईरान से बाहर दिखाया भी। जुलाई 2022 में उन्हें गिरफ्तार कर तेहरान की ईविन जेल में रखा गया था। करीब 7 महीने की कैद और भूख हड़ताल के बाद फरवरी 2023 में उन्हें रिहा किया गया। ईरान की सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें न्यायिक जीत मिली और अदालत ने 2010 के पुराने फैसले को पलट दिया। अब खबर मलेशिया से, जहां मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 के मलबे की तलाश एक बार फिर शुरू होगी। मलेशियाई अधिकारियों का कहना है कि यह खोज 30 दिसंबर से दोबारा शुरू की जाएगी। MH370 मार्च 2014 में उड़ान के दौरान रडार से लापता हो गया था। यह उड़ान कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ी थी, लेकिन कभी बीजिंग नहीं पहुंच सकी। इस विमान में 227 यात्री और चालक दल के 12 सदस्य सवार थे। उस समय यह बोइंग 777 विमान वियतनामी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। इसके बाद अचानक विमान की दिशा बदल गई। उसके सभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बंद हो गए। ये वापस मुड़ गया, पहले मलेशिया के ऊपर और फिर सुदूर दक्षिणी हिंद महासागर की ओर। उसके बाद ये मान लिया गया कि विमान का ईंधन खत्म हो गया है।
55 दिनों तक चलने वाली ये नई खोज मार्च 2025 में होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे कुछ समय बाद रोकना पड़ा था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक परिवहन मंत्रालय ने कहा कि यह कदम दिखाता है कि सरकार इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों को जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस तलाश अभियान का नेतृत्व खोज कंपनी ओशन इन्फिनिटी कर रही है। यह काम नो फाइंड नो फ्री, यानी अगर मलबा नहीं मिला तो कोई भुगतान नहीं होगा, ऐसे समझौते के तहत किया जा रहा है। मलबा मिलने पर कंपनी को $70 मिलियन दिया जाएगा। यह जानकारी मलेशिया के परिवहन मंत्री लोकेस यू फूक ने पहले दी थी। चीन की सरकार ने सेना के भीतर बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव 8 साल बाद किए जा रहे हैं और ऐसे वक्त में किए गए हैं जबकि चीन की आर्मी के भीतर भ्रष्टाचार को लेकर उथल पुथल मची है। बदलाव को लेकर जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि आने वाले वक्त में इन फेरबदल से चीन की आर्मी और ताकतवर होगी। चीनी मीडिया के मुताबिक सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए ये बदलाव किए गए हैं। साल 2017 में आखिरी बार चीनी सेना के भीतर बड़े बदलाव किए गए थे। उस वक्त 3 लाख सैनिकों को नौकरी से हटाया भी गया था। हालांकि इस बार बदलाव में कितने लोगों को हटाया जाएगा इसकी कोई आधिकारिक संख्या नहीं आई है। पिछले दिनों आई सिपरी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में जहां दुनिया के देशों ने खूब हथियार बेचे, वहीं चीन इस मामले में फिसड्डी रह गया। बताया जा रहा है कि चीन की कंपनियां भ्रष्टाचार की वजह से ज्यादा हथियार नहीं बेच पाई। चीन को इससे राजस्व का नुकसान भी हुआ। हाल ही में चीन ने भ्रष्टाचार के आरोप में सेना के दूसरे बड़े अफसर को पद से हटा दिया था। आज के लिए इतना ही।